हाँ भाई, ऑनलाइन सब ठीक है। ऑनलाइन आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखिए, कल अपनी बात हुई थी सिल्वरिंग ऑफ लेंस तक। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जब दो लेंस डी सेपरेशन पर हैं, मान लो ये लेंस है हमारा, F1 फोकल लेंथ का है, ये F2 फोकल लेंथ का है, डी सेपरेशन है, तो नेट फोकल लेंथ रहती है F1 F2 DF1 F2। ये आप लिख सकते हैं P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। अगर D 0 होता है तब आप ये रिलेशन लेते हैं और P आ जाता है P1 प्लस P2। ये हमारे पास रहा। अब ये जो बात है, जैसे यहां से हम चले तो ये P है एक तरह का, तो P रहा F1 प्लस या F1 इंटू F2 में एलसीएम ले लूं यहां पर, तो मुझे मिलेगा F1 प्लस F2 माइनस D। और ये पावर 0 हो सकता है इफ D इज हाउ मच F1 प्लस F2। तो अगर D की वैल्यू को F1 प्लस F2 अपन कह दें, D की वैल्यू को कितना ले लें F1 प्लस F2, तो नेट पावर हमारी 0 हो सकती है। तो कॉम्बिनेशन में ये रिलेशन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसमें ये तो खास तौर से इंपॉर्टेंट है कि जब दो लेंस के बीच का सेपरेशन कितना हो, उनकी फोकल लेंथ के सम के बराबर हो, तो नेट पावर 0 आ जाती। कैसे यूज होता है देखो, मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। अब ये लाइट कहाँ जाएगी? नेचुरली ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनती है? सेकंड फोकस पे। कितना दूर है सेकंड फोकस? 30 पे। अब यहां मान लो मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस फिर लिया, इसकी फोकल लेंथ 10 ली। फ्लो इधर है तो इधर इसका सेकंड फोकस होगा और इधर इसका फर्स्ट फोकस होगा। इस सेपरेशन को मान लो हमने 10 ले लिया, तो ये कौन सी जगह हो गई? इसके लिए फर्स्ट फोकस हो गई। तो इस लेंस के लिए तो ये फर्स्ट फोकस हो गई और इस लेंस के लिए ये सेकंड फोकस हो गया, कॉमन जगह पे आ गया। और हम तो जानते हैं कि फर्स्ट फोकस से अगर लाइट आती है तो फर्स्ट फोकस तो ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है, जो इमेज कहाँ देता है? इन्फिनिटी पे देता है। तो डायग्राम में क्लियर हुआ है कि देखो पैरेलल लाइट आई है और पैरेलल ही निकल गई है। इसका मतलब ना कन्वर्ज हुई है ना डाइवर्ज हुई है, तो नेट पावर क्या है? 0 है। अब खुद देखो कितना सेपरेशन है इन दोनों के बीच में। डी कितना है? 30 प्लस 10 40 है। ये F1 प्लस F2 के बराबर है। तो जब दो लेंस हम डी दूरी पे रख देते हैं तो नेट पावर 0 कैसे हो जाती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में ये सिचुएशन बन जाती है कि एक जगह जहां पहले लेंस का मेन फोकस है वहां दूसरे का फर्स्ट आ जाता है और पैरेलल इन होती है लाइट, पैरेलल एग्जिट कर जाती है और नेट पावर 0। ऐसे सिचुएशन बन जाती है। हाँ, अगर मैं कहूं कि
एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग सोचें। मान लीजिए कन्वर्जिंग है, 50 फोकल लेंथ का है, पैरेलल लाइट आ रही है, कहाँ जानी है? फोकस पे। कितना दूर फोकस है? 50। यहाँ सेकंड फोकस है। अब हमने क्या किया, एक डाइवर्जिंग लेंस लिया, यहां हमने डाइवर्जिंग लेंस ले लिया। मान लो इसका फोकल लेंथ -10 है, डाइवर्जिंग की तो माइनस ही होती है, पावर माइनस, मेन फोकस भी माइनस। तो इसका मेन फोकस किधर है? इधर है, सेकंड फोकस। और यहाँ क्या है इसका फर्स्ट फोकस। अगर ये दूरी कितनी में ले लूं? 10। तो अगर ये लाइट मैंने ऐसे एडजस्ट कर दी कि कहां जा रही है, इसके फर्स्ट फोकस पे जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट पॉइंट फर्स्ट फोकस है, तो इमेज पॉइंट कहां जाएगा? इमेज पॉइंट कहां जाएगा? इन्फिनिटी पे। फर्स्ट फोकस ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है जो इमेज कहां देता है? इन्फिनिटी। कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में? यहां से यहां का दूरी कितना था? 50। ये दूरी कितना है? 10। बची हुई दूरी कितनी है? 40। F1 कितना है? F1 कितना है? +50। F2 कितना है? -10। D कितना हो गया? 40। तो आप देखिए यहां भी D कितना लिया हमने? F1 + F2 के बराबर। अब अगर दूसरा लेंस डाइवर्जिंग है तब भी थ्योरी काम कर रही है। अभी भी वही बात है कि जहां पर पहले का मेन फोकस है वहां दूसरे का फर्स्ट फोकस है। और इसीलिए ऐसा हुआ कि पैरेलल लाइट एंटर हुई और पैरेलल ही एग्जिट कर गई, तो पावर कैसा है? 0 है। तो दोनों डायग्राम इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारा पावर है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अगर दोनों लेंसेस के बीच का सेपरेशन कितना ले लिया जाए? उनकी फोकल लेंथ के सम के बराबर ले लिया जाए। और कुछ और रखा तो ये इक्वेशन हमारी मदद करके नई पावर दे देगी। अभी उस पर भी मैं काम कर रहा हूं, पहले मैंने 0 पे काम किया। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ये अलग से हमने क्यों सोचा, ऐसा क्या खास बात थी इस डायग्राम में? ये एक्चुअल में टेलीस्कोप है, क्योंकि हम पढ़ते हैं टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या एक शब्द सुना होगा आपने? टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट, माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या मतलब होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट का? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हमारी आंख नॉर्मल है। आंख नॉर्मल से क्या मतलब है? हम एकोमोडेट नहीं कर रहे, हम रिलैक्स। हम रिलैक्स कब होते हैं? जब हम इन्फिनिटी पे देखते, जब हमारी आंख में लाइट पैरेलल आती, तब हम रिलैक्स होते। अभी और डिटेल में आगे बात पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बेसिक बात ये इतनी सी कि हमारी आंख तब रिलैक्स होती है जब हम इन्फिनिटी पे देखते हैं, और रिलैक्स को ही कहते हैं नॉर्मल। तो इन टेलीस्कोप में जो देखने वाला होता है, इन टेलीस्कोप में जो देखने वाला होता है, अगर आप उसको नॉर्मल चाहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहते हैं, तो कहां देखेगा? इन्फिनिटी। यानी उसकी आंख में लाइट कैसी जानी चाहिए? पैरेलल। तो एक तरह से ये दोनों डायग्राम टेलीस्कोप को बता रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब उससे निकलने वाली लाइट पैरेलल है, ताकि जो देखेगा उसकी आंख पे जोर नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल रहेगा, वो एकोमोडेट नहीं करेगा। यही तो मतलब होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो बोले सर ये भी टेलीस्कोप है, ये भी टेलीस्कोप है। हाँ, ये जो आगे के लेंस होते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं, और ये जो पीछे के लेंस होते हैं ये आईपीस कहलाते हैं। अब इसमें आईपीस हमारी कन्वर्जिंग लेंस है और इसमें आईपीस हमारी डाइवर्जिंग लेंस है, दोनों में अंतर है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहलाता है, ये गैलीलियन टेलीस्कोप कहलाता है।
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आईपीस कन्वर्जिंग होती है, गैलीलियन टेलीस्कोप में आईपीस डाइवर्जिंग होती है। बोले सब और क्या अंतर है इन दोनों में? आखिर एक अंतर और भी है। जैसे आप देखिए, जैसे पैरेलल लाइट है, पैरेलल लाइट का क्या मतलब हुआ? दूर से लाइट आ रही, हम तारे देख रहे, टेलीस्कोप में दूर की चीज देखी जाती, तो ये लाइट आ रही है। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है, हेड है यहाँ, ये लाइट आ रही हेड से, इधर जाएगी, इससे निकलेगी और यहां पहुंच गई, तो ये हेड नीचे आ गई, तो इमेज कैसी दिखेगी इसको? इन्वर्टेड। और अगर ये टेलीस्कोप लिया, ये हेड है, ये लाइट चली, इमेज इसको कैसी दिखेगी? ये रहेगी। इसका मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें इन्वर्टेड इमेज दिखती है और गैलीलियन टेलीस्कोप में हमें इरेक्ट इमेज दिखती है। गैलीलियन टेलीस्कोप में आईपीस डाइवर्जिंग लेंस होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आईपीस कन्वर्जिंग लेंस होता है। और दोनों में ही जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, तब दोनों लेंसेस के बीच का सेपरेशन, जिसे हम ट्यूब लेंथ कहते हैं, वो कितना होता है? F1 प्लस F2। आपने सुना होगा, इसको FO बोल देते हैं, इसे FE बोल देते हैं, और आपने जरूर सुना होगा D होता है FO प्लस FE। ये FO FE और कुछ नहीं है, ये F1 है और ये F2 है, और दूरी इनके सम के बराबर है। इसीलिए है कि ताकि पावर 0 रह जाए, पैरेलल लाइट आए और पैरेलल ही इसमें से निकले, तो हम रिलैक्स होकर उसको देख पाए या कह पाए कि एडजस्टमेंट नॉर्मल है। मेरे ख्याल से बात समझ गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार क्यों हमारे टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ FO प्लस FE लेते हैं। तो FO प्लस FE का सीधा जवाब आ गया। वो कब लेनी है? हमेशा नहीं लेनी है। कब? जब एडजस्टमेंट कैसा हो? नॉर्मल। तब सिस्टम की नेट पावर कैसी है? 0 है। पैरेलल लाइट एंटर हुई है, पैरेलल ही एग्जिट हुई, तो 0 पावर इस तरह से हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के यूज ही से तो टेलीस्कोप बनता है, माइक्रोस्कोप बनता है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, चाहे गैलीलियन टेलीस्कोप हो, चाहे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो, जो भी आप बनाए, माइक्रोस्कोप हो, सिंपल हो, कंपाउंड हो, ये सारी डिवाइस बनती कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर से। तो वही अपन ने शुरुआत की है, यानी अल्टीमेटली हम अब उसका बात समझना चाह रहे हैं कि कैसे इन चीजों को यूज करेंगे। तो एक चीज मैंने आपको सिखाई, लेंस कांटेक्ट में रहते हैं तो क्या पावर लेनी है, ऐसे लिखा जा सकता है, और लेंस कांटेक्ट में नहीं है तो हमें ऐसे चलना है। और इसमें एक सिचुएशन और भी है कि अगर डी की वैल्यू को मैं F1 प्लस F2 ले लेता हूं तो हमारी नेट पावर 0 है। एक खास केस वो डिस्कशन। क्लियर हो गई बात? और आगे बात करें। हाँ, फोकल लेंथ मेन की बात नहीं होती। फोकल लेंथ तो लिखना जब भी पढ़े मेन ही लिखते हैं, हमें दूसरा विचार ही क्यों आ रहे हैं? इसमें भी जहां भी फार्मूला दिखे, मेन के अलावा कभी कुछ लिखा? केवल फर्स्ट सेकंड तो हम समझाने के लिए कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट पॉइंट, बाकी लिखते समय कभी भी कहीं अपन ने क्या F को सेकंड लिखा? तो फिर अब क्यों विचार आ रहा है? पहले भी नहीं आना था। यहां भी हमने क्या F1 और F2 लिखा? कौन सा फोकस है? दोनों मेन फोकस है। पर कौन साइड कौन से करने चाहिए, तभी सिचुएशन आ रही। जैसे आप मेन पे जाएंगे तो अपने आप ही ये इसका मेन है और ये इसका कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा अपने आप हो रहा है। हम तो समझने के लिए कर रहे हैं कि वो इन्फिनिटी क्यों गया। इसका मतलब थोड़ा ना है कि हम फार्मूले में वो रख रहे हैं। हम फार्मूले में क्या रख रहे हैं? F1 प्लस F2। F1 क्या है? मेन फोकस। F2 क्या है? मैं इसका अगर फर्स्ट लिखता तो या -10 नहीं लिखता है क्या F2 की जगह? लिखा क्या अपन ने? तो ये विचार बार बार क्यों आने?
एक बार मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट बात मेरी हो गई, जब भी फार्मूला लिखो, फार्मूले में केवल और केवल मेन फोकस आता है, तो बार बार हम क्यों उधर जा रहे हैं, बात ही खत्म हो गई। अब ठीक है, वो पैरेलल क्यों हो गई वो समझाना था, तो मैंने शब्द काम में लिया कि देखो वो लाइट यहाँ आई थी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसलिए पैरेलल हुई, वो एक अलग बात होती है, फार्मूले में तो वो नहीं लिखना है। क्लियर हो गई बात, आगे बात करें। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, दो लेंस हैं अपने पास, एक का फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, दूसरे की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और ये जो दूरी है आपस में मान लीजिए 40 सेंटीमीटर। यहां से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या है? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, ऑब्जेक्ट छोड़िए, बस सिर्फ ये बताइए, ये दो लेंस हैं, इसके कॉम्बिनेशन की पावर क्या है, क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे P इक्वल टू, याद आ गया क्या, 1/f इक्वल टू 1/f1, यही फॉर्मूला है, या इसको P लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। कितनी पावर है इसकी निकालिए जरा, वैल्यू डाल के। ये मैंने फोकल लेंथ लिख रखी है, आप इनकी कंबाइंड पावर निकालिए। इसकी पावर है, इसकी पावर है +10, इसकी पावर है +5। सॉल्व करेंगे तो +10 +5, डी का वैल्यू 0.4, 10 और 5, यही है। 15 टू 0.4 20 हो गया, तो -5। मजेदार बात देखो कि ये डाइवर्जिंग हो रहा है, कन्वर्जिंग की जगह सिस्टम डाइवर्जिंग जा रहा है, जबकि दोनों की पावर पॉजिटिव है, तो ऐसा हो जाता है। अब मेरे दिमाग में यहां से एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इन दोनों लेंस को हटा के कोई ये लेंस ले लें, तो सवाल हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। कारण हमें ये थोड़े ना पता है कि लेंस लेना कहाँ है, हमें ये तो मालूम पड़ गया कि ये पावर इसके इक्विवेलेंट है, पर ये तो नहीं आया ना कि यहाँ लेना है इसको, कि यहाँ लेना है, कि इधर कहीं लेना है, क्या करना है, किसे पता? बोले सर इसका कोई अलग से फिजिक्स होती है? हाँ, अलग से फिजिक्स होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम आगे इस रास्ते से नहीं ले जा सकते। वरना दिमाग में बात आती है कि सर हमने जब फार्मूला पढ़ा है और हम दो लेंस का इक्विवेलेंट एक पावर निकाल सकते हैं, तो हम फिर क्या दो लेंस की जगह एक लेंस काम में ले लें और हमारा सवाल हो जाएगा? यार हो तो जाता है, मना नहीं है कि नहीं होता है, पर वो हमारी पहुंच से बाहर है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है। इसलिए ऐसे जो भी सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं उसमें वो केवल एक सवाल पूछते हैं हमसे, नेट पावर बताइए। इसके अलावा वो ये नहीं कहते कि इसका यूज करिए, कहीं भी यूज नहीं करवाएंगे वो आपसे।
बस छोटा सा एक सवाल आएगा, P1 दे देंगे, P2 दे देंगे, बीच का दूरी दे देंगे और पावर पूछ लेंगे। अब दिमाग में हमारे तो बात आ गई कि यार हम इस सवाल को फिर कैसे करें। तो उसका जवाब ये कि हमें तो वही अपनी तरीका काम में लेना पड़ेगा। कौन सा वाला? पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, वो काम करेगा। वहां तक ही हमारी पहुंच है, उससे ज्यादा की फिजिक्स, नोडल फिजिक्स हम अभी नहीं सीखे हैं, तो हम अप्लाई करने की स्थिति में नहीं। चलो उस रास्ते से सवाल करें, क्या बात होगी जरा देखते हैं। अब आप देखिए, तो ये फॉर्मूला अपनी जगह सही है, बात अपनी जगह सही है, पर काम में आने वाली नहीं है, बात खत्म। अब चलिए हम इमेज बनाने की सोचते हैं, कॉम्बिनेशन का सवाल करने की सोचते हैं। पहले लेंस के लिए लिखते हैं अपन, एम निकाल लो। कैसे निकालोगे एम? ये फार्मूला लगा दो, एफ अपॉन एफ प्लस यू। एफ कितना है? +10। यू कितना है? -12 माइनस का 5। वी कितना आ जाएगा? एम यू माइनस का 5 माइनस का 12 प्लस का 60। ये तरीका ले। पहले की इमेज 60 पे जा रही है, 60 पे जा रही। हो सकता है आप न्यूटन से करना पसंद करें, हो जाएगा। यहां इसका फर्स्ट फोकस, फ्लो इधर है ना, फर्स्ट फोकस 10 पे है। कितना दूर है हम फर्स्ट फोकस से? +10। ध्यान देना F/x1 लिख रहा हूं, दूरी फर्स्ट फोकस से नाप रहा हूं, पर यह मत मान लेना यहां F फर्स्ट फोकस की वैल्यू लिखना है जनाब। आप ये करोगे क्योंकि आप क्या सोचते हो कि फर्स्ट फोकस से दूरी नापी है तो F को फर्स्ट फोकस लिखें। नहीं भाई, फार्मूले में जब भी F लिखना है मेन फोकस लिख, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। +10 x1। अब यहां से शुरू करना है मेजरमेंट, ठीक है, फर्स्ट से करना पड़ता है, नहीं लिखना है फार्मूले में तो पर x1 निकालने के लिए तो यहीं से मेजरमेंट करना पड़ेगा। फ्लो इधर है तो हमें अपोजिट जाना पड़ रहा है, -2 -5। तो ये काम हम न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते थे। मैंने दोनों तरह से मैं इसलिए कर रहा हूं जो जिसमें कंफर्टेबल हो कर ले, और V = mu से V निकाल ले। क्लियर हो गई बात? अब हम ये कहेंगे भाई अब आगे क्या करें। तो ये जो पहले का जो इमेज पॉइंट है, फर्स्ट का जो इमेज पॉइंट है, वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट हो रहा है। फर्स्ट का इमेज पॉइंट क्यों, कैसे मालूम पड़ा? पहले की एनर्जी निकलकर सेकंड में गिर रही है, तो पहला जहां इमेज बना रहा था वो पॉइंट इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हुआ, पर ये जो एनर्जी इस लेंस पे गिर रही है ये कन्वर्जिंग गिर रही है। कन्वर्जिंग क्योंकि एनर्जी गिर रही है, तो वो जो पॉइंट है, जो इमेज पॉइंट है पहले लेंस के लिए, वो दूसरे लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो ये मत सोच लेना कि वो ऑब्जेक्ट है तो एनर्जी वहां से आएगी, मिसकंसेप्ट। ज्यादातर कई बार सोच जाते हैं लोग, सर अब तो वो ऑब्जेक्ट हो गया ना, अब तो एनर्जी उधर से आएगी ना, अब तो फ्लो इधर हो जाएगा ना, ये कंफ्यूजन आता है। नहीं, वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और एनर्जी वहां से आना नहीं है, वहां जाना है। और इसलिए ये फ्लो आप अभी भी यूं ही लेंगे। और अब भी अगर आप एम चाहते हैं, मेजरमेंट चाहते हैं, सब वैल्यू लिखते हैं। एफ कितना लिखा जाए? प्लस का 20, प्लस का 20। यू कितना लिया जाए? यहां से यहां कितना है? 60 है, और ये गैप कितने का था? 40 का। तो यू कितना हुआ? यहां से शुरू करना है, यहां जाना है, ऐसे जाना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, +20। आंसर हो गया कितना? 1/2 प्लस का।
क्लियर? कहाँ इमेज बनेगी? V इक्वल टू MU, MU आंसर +10। क्या इमेज यहां बनी? फाइनली 10 पर इमेज बनी। क्या इधर एनर्जी आई? क्या एनर्जी जहां गई वहां इमेज है, यानी वो रियल। अब मैं आपसे पूछूं कि मैग्निफिकेशन कितना है? M, M1 कितना है? -5। M2 कितना है? +1/2। तो आंसर आया -2.5। यानी मैं ये कहूंगा मेरी फाइनल इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, 2.5 टाइम्स है, सेकंड लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये मेरा सवाल का। ये मत सोच लेना कि अब ये जो इमेज बनी है वो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, नहीं होगी। क्यों? एनर्जी सीधी निकल गई, वो एनर्जी वापस से पहले लेंस के पास नहीं गई, इसलिए आप कहेंगे यही फाइनल इमेज है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है तो बात करें। तो ये मैं कॉम्बिनेशन आपको सिखा रहा हूं। कॉम्बिनेशन से पावर निकालना मैंने सिखाया है, पर उसको यूज हमारे लिए कहीं भी नहीं है, हमारे वो यूजलेस ही मानी। कभी सवाल ही आ जाए तो फॉर्मूले में रख के आंसर जरूर दे सकते हैं, बाकी हम यूज उसका कर नहीं पाएंगे। हमें यूज तो यही मेथड करना पड़ेगा, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन में ही ये मैंने जीरो पावर का कंसेप्ट भी डाला, सॉल्यूशन भी लिया। अब कॉम्बिनेशन लेंस का मिरर के साथ भी होता है, उसके भी सवाल आते हैं। भी प्रीवियस ईयर एक लेंस का मिरर के कॉम्बिनेशन में सवाल था, उसको भी अब अपन डील करते हैं। तो 3-4 सवाल देखते हैं लेंस का कॉम्बिनेशन मिरर के साथ। अभी हम लेंस को देख रहे थे लेंस के साथ। जीरो पावर का केस भी है, तो विद और भी केस भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने कन्वर्जिंग लिए, दूसरा डाइवर्जिंग भी ले सकते थे। पर जो भी आप कितना भी नंबर बढ़ा लो, बात यही रहेगी कि एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। चलिए लाइट का इंतजार करेंगे, थोड़ा इधर डार्क हो गया, हालांकि लिखा कुछ है नहीं। आगे इधर ऑनलाइन सब ठीक है भाई? लाइट आ गई हमारे यहाँ, आपके यहाँ पे पहुंच गया सब? यस, ठीक है। अब मैं कॉम्बिनेशन सिखाना चाह रहा हूं लेंस का मिरर के साथ, उस पर एक बात करते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। ये लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 20 पर ऑब्जेक्ट है। पीछे यहां मिरर है जिसका दूरी 30 सेंटीमीटर। वापस जब लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही, लाइट यहां से चली, लेंस से निकली, मिरर पे गई, लौट के आई, लेंस से निकलने के बाद पैरेलल आई। मेरा क्वेश्चन है, ये जो पीछे मिरर है इसकी फोकल लेंथ क्या है? इसकी फोकल लेंथ मैंने आपसे पूछी। अभी तक जो भी आवाजें आएंगी वो सब गलत है। मैंने कहा ना, जो भी अभी तक आवाजें सुनाई दी हैं वो सब गलत है। इस मिरर की फोकल लेंथ बताइए।
हाँ, किसी का आंसर है -6.66। नहीं, देखिए 20 पर ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ 10 है। हम सब जानते हैं 2f पर ऑब्जेक्ट है तो 2f पर इमेज आती है। 2f 20 पर ऑब्जेक्ट रखा है तो 20 पर इमेज बनती है। ये अपनी कल भी बात हुई थी। 2f पर ऑब्जेक्ट होने पर 2f पर इमेज। अब बची हुई दूरी 10 है। अब हमें नहीं मालूम इस एनर्जी का क्या होगा, क्योंकि हम फोकल लेंथ नहीं जानते। बात खत्म। अब हमें यह मालूम है कि लाइट जो है ये पैरेलल लौट रही है, और ये लाइट अगर पैरेलल लौट रही है, ये लाइट पैरेलल लौट रही है, इसका मतलब ये इसके फोकस से आ रही, और इसका फोकस, फर्स्ट फोकस 10 सेंटीमीटर पे है, यानी इसका फर्स्ट फोकस यहाँ है। यहां से लाइट आ रही होगी, इसलिए तो पैरेलल है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां लाइट आई कहां से, तो मिरर ने भेजी होगी। इसका मतलब मिरर ने लाइट को यहां भेजा। तो मिरर ने क्या किया, इसके पास एनर्जी आ रही थी यहां से, 10 से एनर्जी आ रही थी, और इसने यहां भेजा। ये जगह ये 10 है, टोटल 30 है, तो ये दूरी 20 है। इसका मतलब ये मिरर 10 से आने वाली एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके 20 पर भेजता है। इनकमिंग एनर्जी ऑब्जेक्ट बताती है, आउटगोइंग एनर्जी इमेज बताती है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानी जाएगी -10, और इमेज डिस्टेंस मानी जाएगी प्लस, सॉरी, माइनस का 20। 1/v, मिरर है इसलिए प्लस, 1/u, 1/f। माइनस कॉमन ले लिया, 20 एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया। f इज -20/3, 6.66। अब इसमें कोई बहुत बड़ा काम था क्या जो नहीं होना था? बहुत बड़ा डेरिवेशन कर दिया हो कोई, तो बड़ी बड़ी स्टेप्स आ गए जो आपसे सॉल्व नहीं हुई? केवल दिमाग का खेल था। 2f वाला 2f पर बनेगा, बेसिक बात है। कल भी किया था अपन ने, मिनिमम सेपरेशन पढ़ रहे थे तब भी सीखा था। यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि पैरेलल तब आता है जब फोकस से आता है। तो केवल एक ही तो इक्वेशन सॉल्व करनी थी मिरर की, तो सवाल तो एक इक्वेशन में ही तो सॉल्व हो रहा है, लंबा भी नहीं। एक और सवाल करते हैं। ये मिरर है, यहां लेंस है, 20 पर ऑब्जेक्ट है, यहां 10 पर इमेज। फाइनली इस मिरर की फोकल लेंथ क्या है? इस मिरर की फोकल लेंथ क्या है? मिड पॉइंट बताया ना, 10 सेंटीमीटर। इस लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है? मिरर की फोकल लेंथ आपको पता है? लेंस की मैंने दी है।
कितना आ रहा है? -10 कितना लोग सोच रहे हैं? -10 देखिए, 20 से एनर्जी चली है, 20 पर जाएगी, फिर आगे मिरर पे गिरेगी। ये बची हुई दूरी 10 है। हमें नहीं मालूम आगे मिरर क्या करेगा, क्योंकि हम उसकी फोकल लेंथ नहीं जानते। कोई बात, पर हमें दिया है कि इमेज यहां है 10 पे, और इसकी फोकल लेंथ भी 10 है, यानी इमेज फोकस पे बन रही है। प्लॉट क्या, और फोकस से तो तब बनती है जब पैरेलल आती है। इसका मतलब यहां से जाने वाली एनर्जी को ये मिरर पैरेलल करता है, और जिस जगह से आने वाली एनर्जी को मिरर पैरेलल करेगा वो उसकी फोकल लेंथ है। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ ये F = -10। कोई मैथमेटिक्स नहीं, तो ये हमें सोचना पड़ता है। मैथमेटिक्स तो नहीं है, पर कंसेप्ट तो है ना, सवाल तो दिमाग में आया ना। एक और सवाल करते हैं। मिरर है, लेंस है, 10 है, 30 है, सेपरेशन। ऑब्जेक्ट यहां रखा है 20 पे, और यही इमेज है फाइनल। इस मिरर की फोकल लेंथ क्या है? जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। इस मिरर की फोकल लेंथ बताइए। पहले भी सवाल किया मैंने, याद करो कब की। जब मैं आपको रिट्रेसिंग पढ़ा रहा था मिरर की। जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज तब बनती है जब लाइट रिट्रेस करती, और रिट्रेस तब करती है जब वो मिरर पे नॉर्मल स्ट्राइक करती। तो ये लाइट यहां से चली 20 पे जाएगी, बचा हुआ 10 है, यहां से रिट्रेस करेगी, तो अभी तो वहां इमेज बनी है वापस। इसका मतलब रिट्रेस कर रही, यानी ये लाइट व्हेन स्ट्राइकिंग विद द मिरर, मिरर को लग रहा है कि उसके सेंटर से आ रही है, तभी तो नॉर्मल आ रही है। इसका लिए तो रेडियस है, तो रेडियस आया -10, तो फोकल लेंथ आएगी -5। ऐसे हम सोच सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां लेंस है, 20 फोकल लेंथ है, 40 पर ऑब्जेक्ट है, 30 पर एक यहां प्लेन मिरर रखा है। फाइनल इमेज कहां बनी? जो किसी ने पूछा है मुझसे -0.66 वाला फिर से बताने के लिए, वो मैं बताऊं कि जो इमेज बनाई थी ना अपन ने, उसमें वो वापस इंफिनिटी पे क्योंकि लाइट जा रही थी, तो इसका मतलब वो लेंस के फोकस से आ रही है, और लेंस का फोकस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर था, यानी मिरर 10 से आने वाली एनर्जी को 20 पे भेज रहा था। फिर हमने यू को 10 लिया, वी को 20 लिया माइनस में, फिर हमारा 6.66 आया था। एक बार इसको फिर वीडियो देख लीजिएगा,
क्लियर हो जाएगी। हाँ, कहाँ इमेज बनाई? इन्फिनिटी पे कोई सोच रहा है? देखिए, ये इमेज इन्फिनिटी पे बनी। बात ये है 40 से एनर्जी आई है, 12 से आई है, 40 पे जाएगी, यानी यहां ये 10 पे जा रही। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर है, m+1 होता है, वो रियल की वर्चुअल, वर्चुअल की रियल बनाता है। जितना दूर ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है उतनी दूर इमेज बनती है। 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट पॉइंट है तो ये लौट के एनर्जी आएगी, यहाँ 10 पर इमेज बनाएगी, फिर ये यहाँ पे पहुंचेगी। टोटल क्योंकि 30 था तो ये 10 है, तो ये बचा हुआ 20 है, और क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 20 है तो ये लाइट जब निकलेगी तो पैरेलल निकल जाएगी। गलत हो गया क्या? तो बात यह है कि हम कितना सोच पा रहे हैं। ये अब कोई न्यूमेरिकल का है, कोई मेडिकल का, ये टेस्ट ही है। इंजीनियरिंग की जो प्रॉब्लम होती है उनमें वो मैथमेटिक्स में उलझाते हैं, मेडिकल के पेपर में वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं। कोई मैथमेटिक्स नहीं पूरे प्रॉब्लम में, और आंसर आ भी गया, और कॉम्बिनेशन भी हो गया, लेंस भी हो गया, मिरर भी हो गया। तो यही हमें सोचना। अब ये तो चांस है कि ये 30 रखा था हमने, कुछ और लेते तो फिर वो जो मिरर की जो इमेज बनती वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता। अभी इसी साल पेपर में इस तरह का सवाल था। तो ये सवाल बहुत अब कॉमन आपको लगेंगे, अब आप करके जब देखेंगे तो इन सब के पीछे बस एक ही अप्रोच है। एक का एनर्जी दूसरे को मिला तो पहले की इमेज दूसरे के लिए, बस इसी अप्रोच से सारे सवाल होते हैं। एनर्जी को ट्रेस करते जाओ, एक की इमेज को दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट मानते जाओ, सवाल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, और वो है वर्किंग ऑफ आई। ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशन के सवाल किए आपको। देखिए, वर्किंग ऑफ आई समझते हैं, आंख की वर्किंग समझते हैं। एक्चुअल में हमें अब 3-4 पॉइंटों पे काम करना है। डिफेक्ट इन आई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। और उन सब के लिए पहले हमें आई की नॉर्मल वर्किंग समझ में आना चाहिए, तब हम इन सभी बातों पर अब बात कर पाएंगे। टेलीस्कोप की जरूरत थी क्या रही, ये फिर तभी मालूम होगा जब हमें ये मालूम हो कि हमारी लेंस आई जो है उसकी क्या लिमिटेशन है, माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत है। यह भी तभी हम समझ पाएंगे जब हम ये समझ पाए कि हमारी आई में क्या लिमिटेशन है। आखिर जरूरत क्यों पड़ी माइक्रोस्कोप की, जरूरत क्यों पड़ी टेलीस्कोप की, आई ऐसा क्या नहीं कर सकती थी जिस वजह से इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट हुआ। तो पहले वर्किंग को समझते हैं, देखते हैं। नॉर्मल आई, हेल्दी आई की बात कर रहे हैं। लेंस होता है, कॉर्निया वगैरह है, और रेटिना है। बेसिकली इमेज जब रेटिना पे बनती है तभी हमें वो साफ दिखती है। साफ दिखने के लिए इमेज को रेटिना पर बनना जरूरी है। हमारी आई में जो पावर है
वो केवल लेंस में हो ऐसा नहीं, कॉर्निया में भी है। भाई जहां एयर है, आंख आई, कॉर्निया है, मीडियम चेंज हो रहा है, कर्वेचर है, तो पावर आना ही है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि पावर केवल लेंस में होती है तो गलत सोच रहे हैं। कॉर्निया में भी है और कई डिफरेंट डिफरेंट बीच में लेयर्स आने वाली। और आप तो जानते हैं कि हर लेयर में अपनी कुछ पावर होती है, μ2 माइनस μ1 बाई आर का कंसेप्ट डबल सीख के आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली आई में कुल मिलाकर पावर तो होती है। रफली बात करें तो 40 डायप्टर तो ये कॉर्निया वगैरह में मिला के होती है, जो आप बदल नहीं पाते, फिक्स है वो। और 20 डायप्टर लेंस के पास होती है, जो लेंस आंख में है वो लेंस में लगभग 20 डायप्टर होती है। और कुल मिला के हमारी आंख की जो पावर है, नॉर्मल पावर, वो 60 डायप्टर के आसपास होती है। फिर जब हम कहते हैं ना, हम एकोमोडेट कर, हम आंख की पावर बढ़ाते हैं यूजिंग सेलरी मसल, हम थोड़ा कर्वेचर बदल कर पावर बढ़ाते हैं। एक शब्द बोल गया मैं, बढ़ाते। हम कभी भी पावर कम नहीं करते, न कर सकते। हम केवल जब एकोमोडेट करते हैं तो पावर बढ़ाते हैं। और वो किसकी पावर बढ़ाते हैं? लेंस की। जो 20 का था ना, हम जब 25 पे देखते हैं ना, तब वो 24 हो जाती है बढ़ के 20 से। 20 तो तब रहती जब हम इन्फिनिटी पे देखते हैं। 20 लेंस की, 40 बाकी चीजों की, यानी जब अपन इन्फिनिटी पे देखते हैं 60 डायप्टर से देखते हैं, वो नॉर्मल पावर। उस समय हम एकोमोडेट नहीं कर रहे, और वो 60 डायप्टर सफिशिएंट है इन्फिनिटी से आने वाली लाइट को परफेक्टली रेटिना पे दे देती। जहां से आने वाली, यहां डेफिनेशन आएगी बात में, जहां से आने वाली लाइट बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट या एकोमोडेशन के रेटिना पर फोकस हो जाती है, वही पॉइंट हमारा फार पॉइंट कहलाता है। तो जब हम कहते हैं कि मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी है, तो समझो इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी, मेरे को केवल आंखें खुली रखनी है। बाकी तो पावर इतनी है नेचुरल वे में कि वो लाइट अपने आप ही रेटिना पर परफेक्टली फोकस हो जाएगी। एक हेल्दी पर्सन का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। इसका मतलब हेल्दी पर्सन आंख खोल के जब इन्फिनिटी पे देखता है तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट परफेक्टली रेटिना पर फोकस हो जाती है। ये जो टोटल पावर 60 डायप्टर है, उसको परफेक्टली रेटिना पे नहीं दे पाता है, कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो फिर वो हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। पर आइडियली ऐसा हो जाना चाहिए। और जहां से आने वाली एनर्जी विदाउट एफर्ट रेटिना पर पहुंचती है, वही फायर पॉइंट कहलाता है। मायोपिया जिनके हो जाता है, हम कहते हैं उसका फायर पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं रहता। कहां रहता है? बोले किसी का 2 मीटर पे, किसी का 1 मीटर पे, किसी का 50 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कहा किसी पर्सन के मायोपिया है और उसका फार पॉइंट 2 मीटर पे है, इन्फिनिटी पे नहीं रहा, फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गए, 2 मीटर पे आ गए, इसका मतलब ये समझो कि जब एनर्जी 2 मीटर दूर से आती है तो परफेक्टली रेटिना पे जाती है, फोकस होती है। वो पर्सन को उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। ये मतलब है फार पॉइंट। एक और पॉइंट होता है नियर पॉइंट, उस पर भी अभी हम बात करते हैं। होता क्या है, जब लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो इनमें इतनी पावर है नेचुरल वे कि ये
सब मिलकर लाइट परफेक्टली कहां पहुंच रही है बेटे, रेटिना। ऐसा होना चाहिए हेल्दी पर्सन के लिए, फार पॉइंट इंफिनिटी पे होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे सोचो, मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, वो पास में यहां कहीं आ गया है। तब ऑब्जेक्ट यहां आ गया है, तो जो इमेज है, अब मैं तो जानता हूं, अपने सबने डिस्कस किया है कि जब ऑब्जेक्ट इधर चलता है तो लेंस जो इमेज बनाता है, इमेज और ऑब्जेक्ट के चलने की डायरेक्शन सेम होती है। तो जब ऑब्जेक्ट कहीं पास में आ गया, 4 मीटर 5 मीटर 2 मीटर कहीं आ गया, तो फिर इमेज भी यहां क्यों बनेगी, इमेज तो फिर पीछे जाएगी। तो वो इमेज शिफ्ट होके कहां चली जाती है बेटे, पीछे चली जाती। अब बात ये हुई कि जब ऑब्जेक्ट यहां है तो ये इमेज तो पीछे चली गई, अब हमारे को साफ दिखना बंद हो गया। तो फिर हमारा ब्रेन सेलेरी मसल को कमांड देता है और वो इसकी पावर को बढ़ाता है। कर्व, इसका जो कर्व है ना, वो थोड़ा बढ़ता है। कर्व बढ़ते ही पावर बढ़ जाती है, और जो एनर्जी बेटे दूर फोकस हो रही थी, वो पावर बढ़ गई ना, तो थोड़ा जल्दी यानी रेटिना पर उसको ले आती है। यही एकोमोडेशन कहलाता है। तो एक तरह से हम पावर बढ़ाकर रेटिना पर इमेज को वापस ले आए, ठीक बात है। एकोमोडेट कर लिया, यूं कहें सिंपल शब्दों में तो एकोमोडेट करके वापस को इमेज को कहां शिफ्ट कर लिया, रेटिना पे। फिर हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास आया तो नेचुरली वो तो जैसे जैसे आप इधर आओगे उसका तो उधर जाना तय है। अब वो जैसे उधर शिफ्ट होगा, फिर हमारा ब्रेन कहेगा यार साफ नहीं दिख रहा है, बढ़ाओ पावर, वापस बुलाओ उसको, जल्दी इकट्ठा करो। तो कहना ही चाह रहा हूं, जितना पास हमें देखना है, उतना ज्यादा हमें पावर बढ़ाकर इमेज को रेटिना पर मेंटेन करना पड़ेगा, पावर बढ़ाते रहना पड़ेगा। बोले सर हमारी भी तो कोई लिमिट होती होगी पावर बढ़ाने की, है ना। हमारी लिमिट 4 डायोप्टर, अभी समझाऊंगा क्यों है। या अभी यूं समझे, पास आया, इमेज पीछे गई, मैंने पावर बढ़ाई, रेटिना पर इमेज ले ली। फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया, फिर इमेज पीछे गई, मैंने पावर बढ़ाई, कोशिश मेरी है कि इमेज रेटिना पर आ जाए। और ऐसा मैं कर पाता हूं 25 सेंटीमीटर तक। कहां तक बेटे, 25। उस वहां तक तो ये मैंने कर लिया, वही मेरा नियर पॉइंट कहलाता है। वही कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे नॉर्मली हम कैपिटल डी से लिखते हैं। तो नियर पॉइंट क्या हुआ, शब्दों में सोचें तो नियर पॉइंट क्या हुआ, एक ऐसी जगह जहां तक कि इमेज को हम अपना प्रयास करके इमेज पर रेटिना पर इमेज बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो जो दूरी है दैट इज नोन एज नियर पॉइंट। कल से केमिस्ट्री में पी ब्लॉक की री क्लास स्टार्ट हो रही, किसी का कुछ दिक्कत हो या रह गया हो किसी वजह से, पहली बार ही शुरू हुआ री क्लास, चलो देखते हैं। री क्लास शुरू हो रही है, शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर देख लें। कल से आपको फिजिक्स का मॉड्यूल नंबर 3 लेकर आना है। मॉड्यूल नंबर 3 साथ लेके आएंगे, है तो मेरी, पर मुझे हो सकता है 1-2 रोज के लिए कहीं बाहर जाना पड़े, तो दूसरे जो आपको एसएचएम पढ़ाने वाले हैं उनको अपन ने पहले ही बुला लिए, ताकि अगर बाय द वे में गया तो वो आ जाएंगे, ताकि क्लास अपनी दिक्कत नहीं दे। और नहीं तो मैं हूँ, चलिए तो अभी हाँ, तो व्यवस्था है। तो आप लेके जाएं और कॉपी अपना लेके आए एसएचएम के हिसाब से,
सर अगर मैं नहीं आ पाया किसी वजह से तो सर आ जाएंगे क्लास में। मैं पढ़ा लिया, बहुत पढ़ा लिया है। हाँ, सबको मुझे कम आता है ये, ठीक ठीक। तो पहले ये देखो ना। हाँ हाँ। तो अपनी बात चल रही है कि ये जो जिस दूरी तक अपन क्या कर पा रहे हैं, एकोमोडेट कर पा रहे, जिस दूरी तक, वो दूरी अपना नियर पॉइंट है। तो कोई आपसे कहे कि भाई मैं इन्फिनिटी पे देख रहा हूं, बोले यार आप तो रिलैक्स है। फिर कोई 2 मीटर पे देखे, फिर 1 मीटर पे देखे, फिर 50 पे देखे, तो जितना पास देखेगा उसे उतनी पावर बढ़ानी, और वो मैक्सिमम स्ट्रेस में रहेगा if he is looking at 25, and up to that distance he will able to maintain the image at the retina। और उससे और पास आ गए, आपने कहा नहीं 20 पे आऊंगा, तो भाई देख 20 पे आएगा तो फिर इतनी ताकत नहीं है मेरे पास कि मैं उसको इतना चेंज कर दूं कि इमेज को रेटिना पर बना पाऊं, इतना मैं नहीं बना पाऊंगा, इतना एकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा। तो एक बात मैंने समझा है कि नियर पॉइंट क्या है और फार पॉइंट क्या है। अब जैसे कहते हैं ना अपन, हाइपरमेट्रोपिया जिनका होता है उनका नियर पॉइंट दूर चला गया, या जिनको प्रेस बायोपिया हो गया उनका नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला गया, 50 सेंटीमीटर पे चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो केवल 50 सेंटीमीटर तक ही एकोमोडेट कर पा रहा है, 50 से इधर आते हैं फिर वो एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। तो जहां तक बेटे वो एकोमोडेट करके इमेज को रेटिना पर ला पाता है ना, वो मेरा नियर पॉइंट है। और जहां से एनर्जी बिना प्रयास के रेटिना पे पहुंच जाती है वो अपना फार पॉइंट है। मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर है। हेल्दी पर्सन के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी। ये एक मैंने आपको रेंज बताई। तो कोई आपसे कहे क्या एक आदमी कहाँ कंफर्टेबल है देखने के लिए, कहाँ कहाँ के ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पे बना पाता है, तो एक सिंपल बात होगी, इन्फिनिटी से 25 के बीच में कहीं भी कोई चीज रखी है तो वो उसको देख पाता है। ठीक है, दूर देखता है तो थोड़ा रिलैक्स रहता है, पास देखता है तो थोड़ा एकोमोडेट करना पड़ता है, 25 पे देखता है तो मैक्सिमम एकोमोडेट करना पड़ता है, पर अब वो अपना काम कर लेता है, वो इतना वेरिएशन ला सकता है। तो ये मैंने एक वर्किंग आपको सिखाई कि ये आई वर्क कैसे करती। तो ये वर्क जो कर रही है वो केवल उसमें लेंस वाला पार्ट ही वो बढ़ा पाती। जैसे यूं समझो मैं बोल रहा था ना 20 और 40, तो जब इन्फिनिटी पे देख रहे हैं तो 60 है, और पास आते हैं जाएंगे तो वो 20 से बढ़ के 21, 22, 23 और 24। तो अपन जब यूं सोचो, हम जब 25 पे देख रहे हैं ना तो 64 लगा रहे है कुल, 60 से 4 बढ़ाकर हमने 64 कर ली। तो एक्चुअल में 40 में छेड़छाड़ नहीं हुई, किसमें हुई, 20 से 24 हुआ। तो वो लेंस थोड़ा वेरिएबल आ गया, केवल उसकी पावर बढ़ा के हम 4 बढ़ा पाते, तो वही बेटे अपना एकोमोडेशन कहलाता है। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गई। तो ये एक बात मैंने आपको समझाई। अब इसमें हमारे मन में एक अपने आप एक बात उठ गई कि सर इसका मतलब अगर वो जैसे 2 मीटर पे कोई देख रहा है और फिर वो 1 मीटर पे देखने लगा, बाद में आधे मीटर पे देखने लगा, तो फिर तो अलग अलग पावर वो यूज करता होगा। हाँ भाई करता है, जितना पास देखता है उतना ज्यादा पावर यूज करता है। तो उसका कोई कैलकुलेशन है क्या हमारे पास? हाँ है ना, मैं सिखाता हूँ। बात ऐसे समझो, जैसे इन्फिनिटी वाला रेटिना पे आता है, चलो यहाँ ये जो लिक्विड है विट्रस, उसकी इंडेक्स म्यू ले लेता हूं, और वो रेटिना का डिस्टेंस में इसका डायमीटर, बॉल का डायमीटर एक्स। तो अभी मैं पूछूं यार कितना फोकल लेंथ है, बोले सर यही एक्स ही फोकल लेंथ है क्या है उसमें? नहीं। अच्छा, अब ऐसे सोचो, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू क्या है, इन्फिनिटी, इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1। आर कितना लिखूं? बोले आर का तो पता नहीं है, ये तो लेंस है, तो छोड़ो यार, पावर लिखो। कौन सी पावर? कुछ बढ़ाई क्या अभी अपन ने? क्या इन्फिनिटी पे देख रहे हैं क्या?
नेचुरल पावर, ये नेचुरल पावर। 60 डायप्टर जिसको हम कहें, यही तो होता है ना, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू पावर। इसका मतलब ये तो जीरो हो ही जाएगा। नेचुरल पावर होती है, ये इतनी नेचुरल पावर होती है, ठीक। अब हम ये कहें, मान लो ऑब्जेक्ट यहां x1 दूरी पर है, अब क्या हालचाल है, कहां इमेज बन रही है, रेटिना भी बनना है तभी दिखेगी, पक्का है, दिखता तभी है साफ जब इमेज रेटिना पे बनती। μ2 बोलो, वही म्यू। रेटिना की दूरी बताओ, वही x। कहां ऑब्जेक्ट, एयर में, कितना दूर है, x1 दूरी पे, इक्वल टू अब नई पावर। इतनी पावर अभी लगा रहे होंगे अपन, कब, जब हम कहां देख रहे हैं, x1 दूरी पे। तो ये कितनी पावर है, ये तो ये लिखी नेचुरल, माइनस ने माइनस को प्लस कर दिया, इतना रिलेशन। x1 को मीटर में लेना पड़ेगा, और आप कहेंगे नहीं सर वो सेंटीमीटर में लेते हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर 100 लिख देना। तो कितना, ये अपना एकोमोडेशन ही तो है, और क्या। जैसे मैं आपसे यूं कहूं, सोचना, मैं इन्फिनिटी पे देख रहा हूं, इन्फिनिटी डाल दो, मैं कोई एकोमोडेशन नहीं कर रहा हूं। मैं 2 मीटर दूर देख रहा हूं, 2 मीटर डाल दो, 1/2 डायप्टर मैं एकोमोडेट कर रहा हूं। मैं 1 मीटर दूर देख रहा हूं, 1 मीटर डाल दो, मैं 1 डायप्टर एकोमोडेट कर। मैं आधा मीटर दूर देख रहा हूं, 1/2 डाल दो, मैं 2 डायप्टर एकोमोडेट कर। मैं 1/3 मीटर, 33.33 सेंटीमीटर, 1/3 मीटर पे देख रहा हूं, 3 डायप्टर। 1/4 मीटर पे देख रहा हूं, 4 डायप्टर। 1/4 मीटर का क्या मतलब हुआ, 25 सेंटीमीटर, तो मैं 4 डायप्टर। तो जो मैं बोला था आपसे कि यार हम 4 डायप्टर ऐसे मैनेज करते, तो ये नहीं कि हम हर बार 4 डायप्टर लगा लेते एकोमोडेट करने का मतलब, हम एकोमोडेट जरूरत के हिसाब से अप टू 4 डायप्टर कर सकते। जैसे कोई मुझसे कहे मैं 40 सेंटीमीटर दूर देख रहा हूं, तो अब सेंटीमीटर में आ गई बात, तो 100/40 कर लो, 2.5। तो हम कितना एकोमोडेट कर रहे हैं, 2.5। तो ये एकोमोडेशन है बेसिकली। तो जितना पास देखेंगे उतना ज्यादा एकोमोडेट करना पड़ेगा, और 25 तक हम एकोमोडेट करके पावर 4 डायप्टर बढ़ा के और इमेज को रेटिना पर मेंटेन कर पाते। उससे और पास आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूं मैं तो 20 सेंटीमीटर से देखूंगा, अब यार 20 से देखूंगा तो 5 डायप्टर चाहिए, 100/20 करूं तो अब मैं 5 डायप्टर बढ़ा ही नहीं सकता, इतना है ही नहीं मसल पावर, तो इसका मतलब वो काम नहीं होगा। तो यही कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये दिमाग में और आएगा, मेरे ख्याल से वर्किंग समझ में आ गई। तो जब आप कब रिलैक्स कब है, जब इन्फिनिटी पर। सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हम कब हैं, जब हम नियर पॉइंट पे देखते हैं। नियर पॉइंट से करीब देख सकते हैं क्या, नहीं, साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम इमेज को रेटिना पर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उतना एकोमोडेट हम कर ही नहीं पाएंगे, ये अपनी लिमिटेशन है। तो एक वर्किंग मैंने आपको बताई। अब बात ये कि फिर हमें दूर देखने में दिक्कत है क्या, बोले नहीं, अपन दूर तो और मजे से देखते हैं, क्योंकि रिलैक्स रहते हैं भाई, कोई एकोमोडेशन भी नहीं करते, थकान भी नहीं होनी, रिलैक्स है। तो फिर आप टेलीस्कोप का क्या करेंगे जब अपने को इन्फिनिटी दिखता है, तो है ना। एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन आता है, क्या जब हमें इन्फिनिटी दिखता है, बोले हाँ दिखता है, और फिर टेलीस्कोप क्यों सोचते हो। अब देखो भाई, इन्फिनिटी दिखता है, इसका प्रूफ तो है कि तारे दिखते हैं। अब तारों की दूरी तो आप जानते हैं लाखों लाइट ईयर्स अवे है, थाउजेंड लाइट ईयर अवे है हमारे स्टार्स, वो हमें दिख रहे हैं यार, इससे दूर और क्या देख लेंगे। तो इसका मतलब हमें इन्फिनिटी देखना कोई इश्यू ही नहीं है हमारे लिए, दिखते हैं ना यार, तारे दिख तो रहे और क्या देखेंगे।
फिर क्वेश्चन ये आता है, फिर अपन टेलीस्कोप की बात क्यों करते हैं? बात ये है कि दूर की जो चीजें हैं अगर आपस में बहुत पास पास हैं तो हमें अलग नहीं दिखती। तो टेलीस्कोप का पर्पस दूर देखना नहीं है, दूर की चीजों को रिजॉल्व देखना। हम जानते हैं चीज बहुत दूर हो जाए और हमारी आंख पर वो, चाहे वो दो हैं, पर अगर हमारी आंख पर एंगुलर सेपरेशन 1 मिनट से कम है, मैंने सिखाया था, तो हमें अलग दिखते ही नहीं, एक दिखते हैं। तो हम उनको अलग देखना चाहते हैं, वो काम हम टेलीस्कोप से कर रहे हैं। तो टेलीस्कोप ये मत समझिए कि कोई बड़ी इमेज दिखाता है, नहीं भाई, टेलीस्कोप रिजॉल्व इमेज, टेलीस्कोप कोई बड़ी इमेज नहीं बनाता है, वो रिजॉल्व दिखाता है। माइक्रोस्कोप बड़ी इमेज बनाता है, क्योंकि जो बड़ी साइज की इमेज तभी बनती है जब एंगल बढ़ जाए। जैसे आप जानते हैं, हम देखते हैं ड्राइव कर रहे हैं, दूर है ट्रक छोटा सा दिखता है, पास आता जाता है वो बड़ा दिखता है। आंख पर जितना बड़ा एंगल बनता है वो उतना बड़ा दिखता है। उतना ही चीजों, एंगल बड़ा बन गया तो पास पास की चीजें भी अलग अलग दिखने लगी जाती हैं, क्योंकि वो एंगल का चक्कर भी खत्म हो जाता है। पर जैसे मान लो मैंने सोचा कि यार हाथ की लकीरें देखें थे कैसे काम कर रही है। हाँ, तो हम तो हाथ की लकीरें गढ़ते हैं। देखते नहीं है, गढ़ के दे देते हैं। नहीं है तो डाल दो, क्या है। चले, ये नहीं, वास्तव में ये जज्बा आप लोगों में होना चाहिए। युवा लोगों का ये काम है। कोई कोई ये कहेगा ऐसा भाग्य में नहीं, भाग तो यार हम बनाते हैं, क्या होता है भाग्य, मेहनत से क्या नहीं होता। तो वही एप्टीट्यूड रहना चाहिए। हाँ। तो बात अभी इधर चल रही है। तो अब मान लीजिए मैं बेस्ट देखना चाहता था, है ना, प्लीज। अब बेस्ट कहां से दिखेगा? तो बेस्ट तब दिखेगा जब हम 25 पे लिए। भाई जितना करीब लाएंगे उतना एंगल बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं वो जो एंगल होता है, सेपरेशन वाई और हमसे एक्स है, तो जो एंगल बनता है आई पे थीटा, वो वाई बाई एक्स है। और वो अगर वाई बाई एक्स है तो एक्स कम करेंगे तो एंगल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो चीज बड़ी दिखेगी। पहले मान लो 1 मिनट से कम एंगल है तो बढ़ गया, तो फिर वो जो चीज हमें अलग अलग नहीं दिख पा रही थी वो भी अलग अलग दिख जाएंगी। और इसीलिए हम एक्स को कम करते हैं, वरना फिर मालूम है जब दूर देखते हैं हम रिलैक्स रहते हैं, तो फिर भी हम चीजों को पास लाके इसीलिए देखते हैं कि भाई जो बारीक बारीक अक्षर है वो पढ़ने में दूर से नहीं आते, कॉपी पास लिए पढ़ने में आ जाएंगे। पर अगर हम ऐसा सोचे यार हम 25 पे ले आए, अब भी पढ़ने में नहीं आ रहे, तो अभी थोड़ा एंगल छोटा है, अभी भी लाइन इतनी पास पास है कि तो अलग अलग दिख ही नहीं रही, तो फिर एंगल तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो अलग दिखेंगी। और एंगल बढ़ाने के लिए हमें इसको पास लाना पड़ेगा। अब पास लाते हैं तो एंगल तो बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। एक्स कम करोगे तो एंगल तो बढ़ जाएगा। मान लो मैं 25 सेंटीमीटर पे लेके आया चीज को, मुझे अभी भी लगा यार छोटा दिख रहा है, बहुत पास पास की लाइनें तो अलग अलग दिख ही नहीं रही है, और पास ले आऊं। अब ले भी आया, मान लो मैं 10 सेंटीमीटर दूर ले आया, एक एग्जाम्पल करता हूँ, कहाँ ले आया, 10 सेंटीमीटर दूर ले आया। अब बात यह कि पास आने से एंगल तो बढ़ गया और वो बड़ा भी दिख रहा है, पर साफ नहीं दिख रहा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर वाले की मैं इमेज रेटिना पर बना ही नहीं पा रहा। क्योंकि 10 सेंटीमीटर दूर अगर है तो मेरा फिजिक्स कहता है 100/10, यानी मुझे तो 10 डायप्टर बढ़ाना चाहिए, तभी जाके रेटिना पे बनेगी इमेज। तो
10 सेंटीमीटर के लिए 100/10 करेंगे तो। अब बोले सर आपकी तो एबिलिटी तो केवल कैपेबिलिटी तो केवल 4 डायोप्टर की है, और आपको तो जरूरत 10 डायोप्टर की पड़ गई। एंगल नहीं बढ़ा रहे, एंगल देखो कोई लेंस एंगल नहीं बढ़ाता। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। एंगल बढ़ाने का तो एक ही रास्ता है, चीज को पास लाओ तभी एंगल बढ़ेगा। लेंस को एंगल थोड़ी बढ़ा रहे। तो हमें ये सोच रहे कि साहब वो लेंस लगा दें और एंगल बढ़ जाए, नहीं भैया, वो तो पास लाओगे तभी एंगल बढ़ेगा। अब समस्या दूसरी आ गई, एंगल तो बढ़ गया पर साफ नहीं दिख रहा है। बोले ये काम अपन कर लेंगे। बोले कैसे, मदद ले भाई। अब ये बात है कि जैसे मान लो 10 डायोप्टर मैं नहीं बढ़ा सकता। बोले क्या कर सकते हो सर आप? यार मैं 4 तक बढ़ा लूंगा। चलो 4 तक तो बढ़ा लोगे, 6 खरीद लाते हैं, लेंस ले आते हैं 6 डायोप्टर का, तो 6 और 4 10 काम हो गए। यही तो माइक्रोस्कोप है। अब आप कहीं से जाओ खरीदने गए थे तो 10 का ले आते हैं, आप आराम में रहते हैं। आप अपना 4 क्यों लगाना चाहते? जब आपको 10 चाहिए था, आप 10 ले आओ, बस आप मस्त रहो, आप एकोमोडेट मत करना, थकान भी नहीं होगी आपको। नॉर्मल एडजस्टमेंट। अभी नॉर्मल क्यों कह रहा है समझा रहा हूं। बात यह है कि 10 डायोप्टर की जरूरत लेंस ने पूरी कर दी, यानी मैं एकोमोडेट नहीं कर रहा हूं। अब मैं देख कहां रहा हूं, उसको नहीं देख रहा हूं मैं। अब बात यूं समझो, जो 10 डायोप्टर का लेंस लाया था, सोचना उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 100/10 10, और ऑब्जेक्ट कितने पे था? 10। फोकस पे है तो लेंस ने उसकी इमेज कहां बना दी होगी? इन्फिनिटी पे। अरे बोले सर आप इन्फिनिटी पे देख रहे हो, इसका मतलब यस। एक्चुअल में जब मैं हाथ देख रहा हूं, एक बेसिक बात समझो, जैसे अभी मैं हाथ देख रहा हूं मेरा, तो मैं हाथ नहीं देख रहा हूं, इस हाथ की एनर्जी लेंस से गई होगी, लेंस ने इसकी इमेज बनाई होगी, और वो एनर्जी निकल के इसमें से मेरी आंख में गई होगी। तो इस लेंस ने जो इमेज बनाई होगी वो इस आंख के लिए ऑब्जेक्ट रही होगी। तो मैं तो उसको देख रहा हूं, किसको? इमेज को। कौन सी इमेज को? जो इस लेंस ने बनाई। मेरे लिए तो वो ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए ऑब्जेक्ट थोड़ी है। बोले सर अच्छा ये मामला है क्या? ये तो सीखा है, एक की एनर्जी जब दूसरे में जाए तो पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है। ये तो सीखा है अपन। क्यों? बोले सर अच्छा आप यूं कहना चाह रहे हो कि हम 10 पे इसलिए देख पा रहे हैं, 10 ले आए, 10 डायोप्टर का लेंस लगाया, 10 फोकल लेंथ उसकी है, इसने इसकी इमेज कहां बना दी? इन्फिनिटी पर। और मैं कहां देख रहा हूं उस समय? इन्फिनिटी पर। इसीलिए तो मैं रिलैक्स हूं। तो बोले सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 6 डायोप्टर ही लाते, कहा 6 लाते, तो आप 25 पे देखते। यस, 4 लगाता ना मेरी, 4 में मैं कहां देखता हूं? 25 पे। तो क्या हुआ होगा बेटे, सोचो, 6 डायोप्टर जब लिया होगा और ये 10 पे रखा होगा, तो 6 डायोप्टर के लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रख के देखना, इमेज 25 पे बनती होगी, कैलकुलेट करके देख लेना। तभी तो हम उसको देख रहे हैं, तभी तो मुझे 4 डायोप्टर से दिख रहा है। एक्चुअल में हम इस लेंस से उम्मीद करते हैं कि भाई देख, मैं 10 से मैं नहीं देख पाऊंगा, तू ऐसा कर, इसकी इमेज को, इस लेंस को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। सिंपल माइक्रोस्कोप बना रहा हूं तो मैं, कि भाई जो भी लेंस में लगाऊं, जिसको मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना चाहता हूं, उसको जब मैं लगाऊं तो एक जिम्मेदारी दूं उसको कि देख भाई 10 पे तो मैं ले आया, क्योंकि 10 जरूरी था, पास लाना तो जरूरी था, तभी अलग अलग दिख रहा था। बोले तू यार मेरी मदद कर दे यार। बोले क्या करवाना चाहते हो मदद? बोले तू ऐसा करना, इसकी इमेज को वहां बना दे जहां मुझे दिखता है। बोले कहाँ दिखता है? बोले सर इन्फिनिटी से 25 के बीच तू यार कहीं बना दे यार, तो मैं देख लूंगा। और अगर तू इन्फिनिटी पे बना देगा तो मैं रिलैक्स होके देख लूंगा। तू 25 पे बना देगा तो मैं 4 लगा के देख लूंगा। तू 50 पे बना देगा, मैं 2 लगा के देख लूंगा। तू 40 पे बना देगा, मैं 2.5 लगा के देख लूंगा। मैं
4 डायोप्टर तक का अपना काम कर लूंगा। मेरे ख्याल से आपको वर्किंग समझ में आ गया होगा। ये जो लेंस अपन यूज कर रहे हैं ना, वो ही अपना सिंपल माइक्रोस्कोप है। जैसे मैं कहूं मैं 10 से देखना चाहता हूं, कौन सा लेंस मेरी मदद कर सकता है, तो बोले सर 6 का भी कर सकता है, 4 अपनी लगा लेना, क्योंकि आपको टोटल 10 की जरूरत है। और अगर 4 आप अपना नहीं लगाना चाहते हो, आराम में रहना चाहते हो, 10 ले आना। बोले यार 8 का मिल रहा है, ले आऊं क्या, ले आ, 2 अपना लगा लेंगे, लाइक दिस। 9 का मिल रहा है, 1 अपना लगा। अल्टीमेटली 10 की जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी, तभी इमेज रेटिना पर बने। मेरे ख्याल से आपको वर्किंग समझ में आ गया होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप और कोई चीज नहीं है, लेंस है, सिंपल कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं। कई बार कहते हैं ना, कई लोगों के हाथ में रहता है, यूं लेंस लगा के देखते रहते हैं, वो वही है, हाँ CID वाला। तो वो वही लेंस है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। और जो अपन टेलीस्कोप पढ़ते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, उसमें जो आईपीस है ना, वो और कुछ नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका सिंपल माइक्रोस्कोप जितना बेहतर समझ में आएगा ना, उतना ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वो आएगा, क्योंकि उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो आईपीस कोई नई चीज थोड़ी है, आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो इस तरह से हम अपनी बात को करते हैं। तो एक बात मैंने आपको समझाई कि कैसे हम जो है चीजों को करते हैं, यहां से लॉजिक लगा सकते हैं। आइडिया बना? तो हमारी दिक्कत क्या रही? बोले बड़ा देखना है तो क्या करें? बड़ा देखना है तो मैग्नीफाइंग, यानी माइक्रोस्कोप बड़ा दिखाता है, मैग्नीफाइड दिखाता है, और टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन के लिए नहीं है, टेलीस्कोप रिजोल्व। अब वो कैसे रिजोल्व करता है, कैसे एंगल बड़ा बना के देता है, वो मैं टेलीस्कोप पढ़ाऊं तब बात करूं। अब हमने शुरू किया है सिंपल माइक्रोस्कोप पर, अब थोड़ा सा मैं जाना चाह रहा हूं, पर वर्किंग पूरी समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे एकोमोडेशन करना पड़ता है। नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, कितनी पावर की जरूरत है। मैं कहूँ तो 5 से देखूंगा। अच्छा 5 से देखोगे, 20/5, 20 डायोप्टर ले आओ, हो जाएगा काम तुम्हारा। 4 है, 16 खरीद लाओ, आराम से देखूंगा, 20 खरीद लाओ, 2 लगाऊंगा, 18 ले आओ। यही तो है ना बात। तो अपने को इमेज रेटिना पर बनाएंगे, ये जरूरी है। जितना पास लाएंगे उतने ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। X1 जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, उतने बड़ा लेंस की जरूरत पड़ेगी, तभी हमें दिख पाएगा साफ। अब मान लो मैंने कहा मेरे पास तो है एक लेंस, बोले कितनी फोकल लेंथ का है, बोले f, तो फिर तुम्हें कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा, बोले मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, पहले तो ये समझे, फिर हमें कितना मिल पाएगा ये समझे। पर इन सबके पीछे थीम ये है कि ये लेंस क्या करेगा। जो भी मैं माइक्रोस्कोप लूंगा या सिंपल लेंस जो भी लूंगा, वो करेगा क्या? बोले वो कुछ नहीं करता है, वो इमेज बनाता है। कहाँ? जहां हमें दिखता है। ये लेंस वेंस और कुछ नहीं करते। चश्मा, कोई एक बात बताओ, चश्मा आंख पे बैठा कि नाक पे, और आंख ठीक हो गई? ये तो हो ही नहीं सकता भाई। बैठा ये नाक पे, आंख ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा। ये केवल क्या करता है, दिए गए ऑब्जेक्ट की इमेज को वहां बना देता है जहां हमें दिखता है। आंख ठीक थोड़ी करता है। तो एक बस यही तो पूरा भाई, चश्मों जो डिजाइनिंग होती है, चश्मों का बनाना, उसमें पावर क्या क्या कंसेप्ट क्या, यही तो है ना भाई। मैं 20-25 पे नहीं देख, मैं 30 पे नहीं देख पाता या 25 पे नहीं देख पाता, बोले कहाँ दिखता है, मुझे तो 50 के इधर ही दिक्कत आने लगती है। अरे भाई फिर क्या करें, सबको 25 पे दिखता है, मैं भी देखूंगा।
यही तो है ना हमारी समस्या, यही तो है ना भाई, सबका जैसा बिहेवियर वैसा मेरा होना चाहिए, नॉर्मल फील करना चाहता हूं मैं, मेरे को भी 4:25 पे दिखना चाहिए। तो बस क्या कर हम इसको चश्मा लगाएंगे, इसको कहेंगे देख यार, पूरा समझाऊंगा, और तुम्हारे होगा तो निकाल के बता दूंगा कितना चाहिए। तो बात ये है, अब जैसे मान लो मैं नॉर्मल फील करना चाहता हूं, और 25 पे क्योंकि नॉर्मल है सबको, अप टू 25 दे कैन एकोमोडेट, तो आई विल आल्सो लाइक कि नहीं मुझे भी 25 तक दिख जाना चाहिए। बट मान लो मेरी नियर पॉइंट है शिफ्टेड अवे, 50 पे चली गई, तो 50 से इधर आते मुझे दिक्कत आती है। तो बोले क्या करें, इस चश्मे को क्या कहूँ? बोले कुछ मत कहो, इससे यूं कहो कि जब कोई चीज 25 पे रखे ना, तो तुम उसकी इमेज 50 पे बना लेना, और देख वो हमें 50 पे दिख ही जाता है, तो हम तो फील करेंगे हाँ मैंने 25 का देख लिया। पर हमने 25 का नहीं देखा, हमने 50 पे ही देखा। पर इसको धन्यवाद दो कि इसने उसकी इमेज को 50 पे बना दिया, जहां हमें दिखता था वहां बना दिया। ये इसका वर्किंग होता है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। तो हाउ दे एक्ट, ये कैसे होना है, वही माइक्रोस्कोप में है बेटे। भाई माइक्रोस्कोप 25 नहीं, माइक्रोस्कोप 5 तक भी दिखा देगा, तो 5 पे को दिख थोड़ी जाता है अपने को। तो ये माइक्रोस्कोप का लेंस से क्या कहोगे, अरे तू 5 वाले की इमेज को बना यार, 25 बनाया, 25 से दूर बना, इन्फिनिटी के बीच कहीं बना दे, दिख जाएगा मुझे, पर तू 25 के इधर मत बनाना, वरना मैं कैसे देखूंगा, मेरे को तो 25 से इधर देखने में दिक्कत आती। यही कंसेप्ट है। और 5 से देख पा रहे हैं तो एंगल बड़ा हो गया है। तो वो हमारी जो समस्या थी कि बहुत पास पास की चीज जो हम अलग नहीं देख पा रहे थे, वो भी दूर हो गई। अल्टीमेटली ऐसे हम काम करते हैं। ये बेसिक आइडिया है अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं, लेंस लेते हैं, फिर उसकी वर्किंग समझते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की कैसे आई। ये आई की वर्किंग मैंने आपको सिखाई। अभी मैंने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे बात नहीं की, आगे करेंगे। अब हम ऐसे सोचो, ये पर्सन है और नॉर्मल है ये, डी पर ऑब्जेक्ट रखा, इसने बेस्ट देखने की कोशिश की। बेस्ट कब दिखेगा बेटे, जब डी सबसे पास आओगे, सबसे बड़ा एंगल, बड़ा एंगल, तो बेस्ट दिख रहा है, बड़ा भी दिख रहा है। जो भी बारीक बारीक पास पास कोई लाइनें वगैरह हैं उसमें, तो वो भी अगर दिख सकते हैं तो दिख गई, मतलब जो भी वो बेस्ट कर सकता था वो उसने कर लिया, मैक्सिमम एंगल उसने ले लिया, डी पर रख के। say the size of the object is h, angle is theta naught, can be written as h by d, arc by radius। ये अपन ने कर लिया, ये थीटा नॉट है। फिर आप कहने सर ये तो थीटा नॉट तो 1 डिग्री से कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो फिर तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको अलग दिख नहीं रहे होंगे, तो एक पॉइंट दिख रहा होगा, क्योंकि हम 1 मिनट से छोटा एंगल होने पर चीजों को अलग अलग देख ही नहीं पाते। तो हो सकता है 2 पॉइंट हो, पर हमें 2 नहीं दिखेंगे अगर ये एंगल 1 मिनट से कम है। दिक्कत आ गई। बोले क्या करें? बोले पास लाओ, दूरी को कम करो, एंगल को बढ़ाओ, ताकि वो आपको अलग अलग दिख सके, बड़ी इमेज आपके रेटिना पे बन सके। पर हम कर ही नहीं सकते, पास लाएंगे तो वहां क्या कि भाई एंगल तो बड़ा लोगे पास ला करके, पर मैं रेटिना पे कैसे, मेरे में तो एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं है। तो बोला ठीक है मदद देंगे बाहर से। हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, यू डिस्टेंस पे रख दी। अब एंगल क्या हो गया, अब एंगल हो गया h अपॉन यू। पहले कितना था, h अपॉन डी, अब कितना हो गया, h अपॉन यू।
कितना टाइम्स हो गया? तो बोले अब हुआ है इतना, पहले था इतना, तो थीटा अपॉन थीटा नॉट, तो h अपॉन यू, h अपॉन डी, तो कितना टाइम्स हो गया एंगल? डी बाई यू। जितना टाइम्स अपना एंगल हो जाता है वही मैग्निफिकेशन कहलाता है। अगर मैं यू से देखने में सफल हो गया, मदद चाहे मैं किसी की भी लूं, 6 डायोप्टर से काम चल रहा है तो 6 से लूं, 10 से, 8 से, मैंने क्या लगाया? मान लो ये यू 10 है एग्जाम्पल में, सोचो ये यू कितना है? 10 है। अब चाहे मैंने लेंस 6 डायोप्टर का लगाया हो, 8 का लगाया हो, 10 का लगाया हो, 9 का लगाया हो, मैग्निफिकेशन तो मुझे मिलेगा 25 अपॉन 10, 2.5। मैग्निफिकेशन इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि मैंने लेंस कौन सा लगाया। मैग्निफिकेशन तो केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मैं अगर ये लेंस नहीं होता तो कहां से देखता? बेस्ट, बोले डी से। अब कहां से देख रहे हो? बोले यू से। तो अभी तुम्हें मैग्निफिकेशन मिल रहा है डी अपॉन यू। तुमने 6 डायोप्टर का लेंस लगा के भी काम किया, मान लो 25/10, 10 वाला एग्जाम्पल को दिमाग में रख के बोल रहा हूं जो भी बोल रहा हूं। तो बोले सर अगर 6 डायोप्टर का लगा के किया तो भी आप मैग्निफिकेशन 2.5 ही मानोगे? हाँ। और 10 डायोप्टर लगा के देखा तो भी 2.5 ही मानोगे? हाँ। पर मेरे शब्द बदल जाएंगे। मुझे मैग्निफिकेशन मिल रहा है रिलैक्स कंडीशन में, अगर मैंने 10 लिया तो। और फिर मैं यूं बोलूंगा मुझे मैग्निफिकेशन मिल रहा है 2.5 जब मैं डी पे देख रहा हूं। 2.5 मिल रहा है पर इस समय मैं रिलैक्स नहीं हूं, मैं कहां देख रहा हूं? डी पे देख रहा हूं। तो शब्द बदलते हैं ना, इसलिए तो पूछा जाता है एग्जाम में, गेट मैग्निफिकेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, गेट मैग्निफिकेशन व्हेन यू आर लुकिंग एट डी। तो मैग्निफिकेशन जब आप ले रहे हैं, केवल मैग्निफिकेशन की बात नहीं, आपको बताना भी पड़ेगा कि आप वो मैग्निफिकेशन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस ले रहे हैं। आप अपना पावर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप रिलैक्स हैं या नहीं है। इसलिए तो कहते हैं गेट मैग्निफिकेशन अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका मैग्निफिकेशन का आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको देख रहे हैं, रिलैक्स होकर देख रहे हैं या डी पे देख रहे हैं या 2 डायोप्टर लगा रहे हैं या 50 सेंटीमीटर दूर देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कब मैग्निफिकेशन की आप बात कर रहे हैं? कौन से वाला मैग्निफिकेशन आपको चाहिए? और उस मैग्निफिकेशन को लेते समय आप कहां देख रहे हैं? इसीलिए तो पूछा जाता है, इफ अ पर्सन इज लुकिंग एट 50 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? पर्सन इज लुकिंग एट 25 व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? तो ये सवाल क्यों ऐसे बनते हैं? वो इसीलिए बनते हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर। मैग्निफिकेशन क्या लेंस लगाया उससे नहीं, कहां से हम अब देख रहे हैं। अगर ये लेंस नहीं होता तो हम 25 से देखते ना, लेंस के बाद हम 10 से देख पा रहे हैं ना, चाहे लेंस कोई सा भी लिया हो पर हम 10 से देख पा रहे हैं ना, तो हमें मैग्निफिकेशन मिल रहा है 25/10। ये कहना चाह रहे हैं बेटे। क्लियर हो गई बात? सवाल अभी मैं करके और दूंगा, पर एक आइडिया मैंने आपको दी। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई देखो ये तो एंगल तो बढ़ गया पर तुम्हें दिखा कहां? नहीं नहीं यार वो एक लेंस लगाना तो भूल ही गया। कौन सा? जो मदद वाला। कितने का है ये मदद वाला? बोले साहब ये तो पता नहीं कितने का है, पर आंसर तो यही आएगा। और ये आपकी मदद कर रहा है, ये बात कैसे मालूम पड़ गई आपको? बोले हम ये मदद कर रहा है, और या यूं कहो ये तब कर पाएगा जब ये इसकी इमेज को कहां बना दे, कहां बना दे इसकी इमेज को, इसकी इमेज को डी पर या इन्फिनिटी पर या डी और इन्फिनिटी के बीच में। बोले भाई देख अगर ये मैग्निफिकेशन चाहिए तो तू ऐसा कोई भी लेंस ले आ जो इमेज को रेटिना पर दे दे, या दूसरे शब्दों में लेंस और आंख मिलकर इमेज रेटिना पर बना दे, या और तीसरे शब्दों में ये लेंस ऐसी जगह इमेज बना दे कि आंख उसको फाइनली रेटिना पर बना ले। यानी ये लेंस उसकी इमेज को 25 से इन्फिनिटी के बीच में बना दे, ऐसा कोई लेंस ले आ
तेरा काम हो जाएगा, तुझे d/u मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। और कितना लाना है वो भी मैं सिखा चुका हूं आपको। कितना बढ़ाना था याद आ गया ना। d/x कितना कर सकते थे हम, d/25 हम कर सकते हैं। करना कितना है, d/u याद आ गया। शायद गलत बोल रहा हूं मैं, 1/u, जहां से देखोगे u की वैल्यू 10 रखा था, 1/x1 याद आ रहा है। तो वहां से जो हमें बढ़ाना है, जो हम बढ़ा सकते हैं, अंतर को पूरा करना पड़ेगा। कौन करेगा, लेंस। याद आ गया, 6 से लेकर 10, वही वाला सवाल दिमाग में लेके इसको एक बार सोचना। फिर कल अब हम बात करेंगे जिसमें इस लेंस की फोकल लेंथ लिखेंगे f, और फिर सोचेंगे हमें कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा, कितना मिल सकता है। अब वो वर्किंग शुरू हो जाएगी, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये मैंने आपको सिंपल सिखाया मैग्निफिकेशन क्या होता है। थैंक यू। हाँ भाई, इधर ठीक रहा ऑनलाइन।